हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रबल मिश्रा और आप हैं अपने चैनल एग्जाम फूडो पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे थे क्लास 12 बोर्ड केमिस्ट्री की। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चैप्टर सोल्यूशन चल रहा था, तो आज उसी चैप्टर को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारी हेडिंग चल रही थी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या है? देखिए, आइडियल आइडियल मतलब ऐसी चीज जो चेंज ना हो। ठीक है, नॉन आइडियल जिसमें चेंजमेंट हो सके। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन कैसे होंगे? जिनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी मिक्स करने पर। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे? ऑन मिक्सिंग, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसा? कि जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होगा ये भी इक्वल टू 0 होगा। अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता क्या है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब हो गया एंथैल्पी, मतलब अगर कोई सोल्यूशन है या कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उस पर ना तो हीट अब्सॉर्ब होगी, उसके बाद ना तो हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो हीट जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रही बात दूसरी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी का मतलब हो गया कि इसके वॉल्यूम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलग से सॉल्यूट मिलाने पर। सॉल्यूशन जैसा होगा, वॉल्यूम उसका वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं किसको फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ को राउल्ट्स लॉ क्या फॉलो करवाता है? राउल्ट्स लॉ फॉलो करवाता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने समझा था, लिक्विड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को। ये बात करता है वेपर प्रेशर की। तो यहां पर जब बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो जब राउल्ट्स लॉ ओबे करने की बात आती है, तो ये राउल्ट्स लॉ यहाँ पे ओबे करवाता है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन को। पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन को आइडियल सोल्यूशन में डेविएशन नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर आइडियल सोल्यूशन में ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ही नहीं हो रहा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डेविएट नहीं होंगे। किससे नहीं होंगे? सोल्यूशन से। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन में इतना फार इनफ है कि जो मिक्सिंग होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 रहेगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 रहेगा, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। तो आइडियल सोल्यूशन आपको समझ में आया। इसके जैसे एग्जांपल है NH10 एंड हेप्टेन। ठीक है, अच्छा, मेनली जैसे हम बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन की, तो आइडियल सोल्यूशन रियल में होना काफी मुश्किल है, काफी काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जो ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, जिसमें सॉल्यूट कम से कम होता है, हम उसी को एक आइडियल सोल्यूशन की तरह मान लेते हैं अपने जनरल लाइफ में। ये चीज याद रखिएगा कि डाइल्यूट जो सोल्यूशन होते हैं, जिसमें सॉल्यूट काफी कम होते हैं, हम उनको ही आइडियल सोल्यूशन की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन डेली लाइफ में बना पाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको इम्पॉसिबल भी मान सकते हैं। ठीक है, बात आती है अपने नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन आइडियल सोल्यूशन ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अपने नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन भी होगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन भी होगा। साथ ही साथ इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग
या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन टू जीरो और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, ठीक है, इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो जो नॉन एलिस सोल्यूशन होगा वो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा, फर्स्ट पॉइंट। उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन होगा। जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब नॉन एलिस सोल्यूशन में जैसे कि हम बहुत देर से एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं अपने पॉजिटिव डेविएशन को। पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए अब पॉजिटिव डेविएशन, जैसे कि हमने रॉल्स लॉ पढ़ रखा था, दैट इज पी इज प्रोपोर्शनल टू जीटा, ठीक है। तो बस पॉजिटिव डेविएशन वहीं से ही निकल के आएगा। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। जब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हो जाए किसी भी सोल्यूशन की, जब हम सॉल्यूट इसमें मिक्स कर रहे होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगी, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तब जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होंगे वो सोल्यूशन को छोड़ के आसानी से बाहर जा पाएंगे। तब हम मानते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएट हो गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन के। ग्रेटर देन किसके हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन के। जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होगा वो इजिली लूज कर देगा सॉल्यूशन को, ठीक है। लूज करने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होगा, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन बना हुआ था, तो इसके जो सरफेस वाले पार्टिकल होंगे, दिस सरफेस वाले जो आपके पार्टिकल होंगे, ये आसानी से इवेपोरेट होकर वेपर प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो सरफेस पार्टिकल होंगे वो धीमे धीमे क्या होंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे, अपनी जगह छोड़ते जाएंगे, सोल्यूशन को भी धीरे धीरे वो लूज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएट हो गया है सोल्यूशन, ठीक है। ये कैसा हो गया है, पॉजिटिव डेविएट, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक थ्योरी और है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन कुछ ऐसे बताया गया है कि व्हेन ए बॉन्ड बी, व्हेन ए बॉन्ड बी इज वीकर, is weaker than A bond A, then A bond A or A, sorry, B bond B, ठीक है। तो अब मानिए हमारे पास एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट ये था, ठीक है। जब हमने इसको सोल्यूशन बनाया तो हमारे पास ये कंपोनेंट मिला, बट इसके जो बॉन्ड बने वो इन दोनों से वीकर थे। तब भी क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल होंगे वो सोल्यूशन को छोड़ के आराम से इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आराम से, ये वीकर बॉन्ड नहीं, टूट जाएंगे आराम से, वो आसानी से नहीं टूट पाएंगे, ठीक है। तो ये आराम से सोल्यूशन को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, आराम से पॉजिटिव डेविएट हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा। जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन होगा वो इजिली लूज कर जाएगा सोल्यूशन, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट होगा वो इजिली लूज कर जाएगा सोल्यूशन को। जो ए बॉन्ड बी होगा वो वीकर होगा किससे, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी से, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। साथ ही साथ इसका एक ग्राफ भी है,
पॉजिटिव डेविएशन का, उसको देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देख लेते हैं। ये तो सर जी दिख रहा है, राउल्ट लॉ वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का है। थोड़ा देखो, अब मान लो हमारे पास एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। ए की जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है और बी की P2 है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे आया जीटा ए, यहाँ पे आया जीटा बी, यहाँ पे आया जीटा ए, यहाँ पे आया जीटा बी। ठीक है, तो आगे अब हमारे ग्राफ में क्या था कि जीटा ए यहाँ पे कम होगा क्योंकि इसकी जो प्रेशर है वो कम है, तो जीटा ए होगा 0। ठीक है, और जीटा बी कैसा होगा? गलत। बस यही तुम लोग नहीं बोलते हो कि P1 तो ज्यादा है, यहाँ पर कौन कम है? P2। ठीक है, यहाँ पर P2 ज्यादा है, यहाँ पर कौन कम है? P1। ठीक है, यहाँ पर कौन कम है? P1। तो यहाँ पे जीटा ए क्या होगा? मैक्सिमम, और जीटा बी मिनिमम। यहाँ पे जीटा ए मिनिमम, जीटा बी मैक्सिमम। तो बस पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये जो लाइन गई है आपकी प्रेशर वाली, हल्की सी ऊपर हो जाएगी। जो वेपर प्रेशर की लाइन गई क्या होगा? हल्का सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको जोड़ तो दें पहले। दिस इज पी टोटल ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन सारी हल्की सी ऊपर चली जाएंगी और ऐसे कर्व बना लेंगी। क्या बना लेंगी? एक कर्व बना लेंगी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हमने भी क्या समझा, एक आइडियल सोल्यूशन होगा जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 रहेगी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 रहेगी, वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा और उसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा फिर हमने एक पॉइंट समझा कि जो आइडियल सोल्यूशन है उनको जनरल लाइफ में बना पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो जो काफी ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उन्हीं को हम मान लेते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फिर बात करते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमने क्या समझा कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होगा, इसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ज्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम जैसा कि बात कर रहे थे पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पर होगा? जहां पर जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगी। वेपर प्रेशर कैसी हो जाएगी? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगी। सॉल्यूट जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होंगे सोल्यूशन को आराम से छोड़ के जा पाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? आराम से छोड़ के सोल्यूशन को जा पाएंगे। ठीक है, जो बॉन्ड होगा ए बी का वो वीकर होगा किससे? ए और बी से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि हमारा ग्राफ हमने देखा, जो हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होगा वो हल्का सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हल्का सा क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 रहेगी और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगी, जिससे जो प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखने हैं पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। ये आपको पेपर में लिख के आने हैं और इतना इनफ है पॉजिटिव डेविएशन के एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने निगेटिव डेविएशन पे। तो निगेटिव डेविएशन क्या होता है? बस जो भी हमने अभी पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा है जस्ट उसका उल्टा होता है निगेटिव डेविएशन। ठीक है, जस्ट उसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो निगेटिव डेविएशन, अच्छा तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? हमने
क्या बोला अभी, पॉजिटिव डेविएशन का पूरा क्या होगा, उल्टा। तो निगेटिव डेविएशन का पहला पॉइंट हमारा क्या बना कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इज लेस देन एक्सपेक्टेशन। ये बिना एक्सपेक्टेशन को पा पाए कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट। अच्छा, तो यहां पर क्या था कि वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हमारे जो पार्टिकल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो इजिली सोल्यूशन को छोड़ के नहीं जा पाएंगे, इजिली सोल्यूशन को छोड़ के नहीं जा पाएंगे, ठीक है। या एक तरीके से मान लेते हैं जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, जो बॉन्ड ऑफ ए एंड और बॉन्ड ऑफ बी भी होगा, वो अब वीकर हो जाएगा, किससे वीकर हो जाएगा, बॉन्ड ऑफ ए बी से, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे निगेटिव डेविएशन की, तो पहला पॉइंट था कि वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो इजिली इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे, सोल्यूशन से इजिली भाग नहीं पाएंगे उसको छोड़ के, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कि उसके बाद भी ये ना छोड़ के जा पाए। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, जबकि पॉजिटिवेशन हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है। जो हमारा बॉन्ड है ए और बी का वो क्या होगा, वीकर हो जाएगा, किससे वीकर हो जाएगा, ए बी से। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, जो बॉन्ड ए बी था ये किससे वीकर था, ए और बी से। अब यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रांग हो गए, जब स्ट्रांग हो गए तो टूट नहीं पाएंगे सोल्यूशन से बाहर जा नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं निगेटिव डेविएट, ठीक है। इतना याद रखना है कि यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ बॉन्ड हो रहा है मजबूत। अब जब मजबूत हो रहा है तो टूट नहीं पाएगा तो सोल्यूशन से बाहर जा नहीं पाएगा, तो हमारे पार्टिकल को हम मान लेंगे कि वो हो गया है निगेटिव डेविएट। तो इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ समझते हैं निगेटिव डेविएशन का। बड़ा आसान सा ग्राफ है, इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको निगेटिव डेविएशन के अंदर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे निगेटिव डेविएशन के ग्राफ की, तो अभी जस्ट हमने पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था, कुछ उसी से मिलता जुलता ग्राफ रहेगा, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ उसी से मिलता जुलता ग्राफ रहेगा। सेम हमारे पास कंपोनेंट ए और बी है, इसके लिए हम P1 लेंगे वेपर प्रेशर, इसके लिए हम P2 लेंगे वेपर प्रेशर। यहाँ पर अगर P1 ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ यहाँ पे जीटा ए क्या होगा, मैक्सिमम, एंड जीटा बी क्या होगा, जीरो। जस्ट लाइक यहाँ पर P2 अपने मैक्स पर है तो जीटा बी भी अपने मैक्स पर होगा, और जीटा ए क्या होगा, जीरो, ठीक है। जीटा ए क्या होगा हमारा, जीरो, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर निगेटिव डेविएट कर रहा है तो बस सिंपल सी चीज कि वहां पर जो लाइन थी वो, जो ग्राफ था वो लाइन को ऊपर ले गया था, अपवर्ड डायरेक्शन गई थी। यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्लोप जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारी जो स्लोप्स गई थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी थोड़ा सा। ये हो जाएगा हमारा निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन हमारा हो चुका था, नेगेटिव डेविएशन हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर जो होगा
वो लेस देन एक्सपेक्टेशन होगा। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो सोल्यूशन को छोड़ के आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हमारी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो। ठीक है, हमारी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑफ ए बी होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। किससे स्ट्रांग हो जाएगा, ए और बी के बॉन्ड से। तो चलिए आगे देखते हैं सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हम अपने चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे उसके अंदर भी हमने कवर किया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। उसके बाद हमने कवर किया है क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को, उनके ग्राफ्स को। और हम आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है कॉलिगेटिव, ये हमने क्यों यूज करा, हमने केवल प्रॉपर्टीज ही क्यों नहीं यूज करा। तो कॉलिगेटिव का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक, जब ये प्रॉपर्टी की बात करेगा तो बात हमेशा एक स्पेसिफिक टर्म की करेगा। वो स्पेसिफिक टर्म इन्होंने यूज किया जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनमें जितना भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो किसकी वजह से पड़ेगा, सॉल्यूट की वजह से। हम बात किसकी करेंगे, ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो ये चीजें याद रखनी है। तो हम देखते हैं कि हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में काफी पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव, रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग वेपर, वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम दूसरा पढ़ेंगे एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम थर्ड क्या पढ़ेंगे, डिप्रेशन, जो आजकल कॉमन हो गया है, डिप्रेशन ऑफ, मोस्टली महिलाओं के अंदर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ, ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्टली हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चलिए हम अपना पहला पॉइंट समझते हैं, इसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका नाम क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब वेपर प्रेशर वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, और वो रिलेटिव, रिलेटिव किससे होगा, अपने इनिशियल स्टेट से। ठीक है, जब भी कोई टर्म होता है उसके आगे रिलेटिव लिखा होता है तो या तो अपने फाइनल टर्म से रिलेट करेगा या तो अपने इनिशियल टर्म से। ठीक है, तो अभी तक हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते आए हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर कैसे डेविएट कर रहा है किसी को, किसी को कैसे नॉन डेविएट कर रहा है, क्या क्या हो। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के लोवरिंग एक्सपेक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये लोवरिंग होता क्या है, देखिए, जब हमने, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मानिए आप, पानी है, पानी में हम जैसे नमक डालते हैं, तो नमक क्या करता है, जो पानी की सरफेस होती है, जो पानी की सरफेस होती है, ठीक है, उस पानी की, मान लीजिए ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक मिनट फिगर बना देते हैं। तो अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप समझिए, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, और हमने इसमें थोड़ा सा नमक गिराया। ठीक है, थोड़ा सा क्या किया, सॉल्ट गिराया। तो अब ये पानी करेगा क्या, ये पानी क्या करेगा कि इस नमक के जो पार्टिकल होंगे इनके लिए जगह छोड़ देगा। नमक के पार्टिकल क्या करेंगे, सरफेस पे अपना हिस्सा कर लेंगे और ये पानी को कह देंगे नीचे बैठो। ठीक है, तो दैट इज हमारा कि जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा पानी का, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो
कम होने लगे, जो पार्टिकल ऑफ वाटर होंगे वो क्या होंगे, इवेपोरेट होने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि सरफेस पे कौन बैठा, सरफेस पे बैठा है सॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, पहले से क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। तो इसी को हमने बोला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ेगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो पहले से डिप्रेस्ड हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है जो कि है रिलेटिव lowering of vapor pressure, ठीक है। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बात करी कि वेपर प्रेशर जो लोवरिंग है वो कैसे होगा अपनी इनिशियल स्टेट से। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है पी नॉट, ये आपका इनिशियल है, ये आपका इनिशियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ये आपका इनिशियल वेपर प्रेशर है, या इसी को हम एक तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। इस लाइन को याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल में काफी काम आएगी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, आफ्टर में जब ये इंक्रीज करा तो हमने मान लिया कि ये पी हो गया, पी नॉट से पी हो गया, ये आपका हो गया फाइनल वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर। अच्छा, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो ये क्या होगा, ये पी नॉट से कम होगा, ये पी नॉट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका क्या होगा, फाइनल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज हमको याद रखनी है कि चाहे वेपर प्रेशर हो चाहे कंसंट्रेशन हो, जब भी वो बात करेगा प्योर सॉल्वेंट की तो वो हमेशा ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, उससे बनाए गए सोल्यूशन से। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होती है, वो हमेशा किससे ज्यादा होती है, उससे बनाए गए सोल्यूशन से, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी है। और ये भी माइंड में रखिएगा कि पी नॉट क्या है, आपकी इनिशियल वेपर प्रेशर है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। पी हमारा क्या है, जो कम हुई थी वेपर प्रेशर, जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे। तो अब देखिए जैसा कि हमने अभी बात करी कि जो वेपर प्रेशर थी वो पी नॉट से पी हो गई, तो हमने इसको मान लिया डेल्टा पी, हमने इसको क्या मान लिया, डेल्टा पी। तो पी नॉट से पी हो गई, इसको हमने मान लिया डेल्टा पी। अब ये जो पी नॉट से पी हुई है हम रिलेटिव कर रहे हैं, रिलेटिव कर किससे रहे हैं, पी नॉट से। तो फॉर्मूला हमारा कुछ कैसा बन रहा है, फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बनेगा जाके कि जो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी। बट मैथमेटिकली हम इसको सही नहीं मान सकते, तो इसलिए हमको इधर भी पी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, हमको इधर भी पी नॉट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो हमने क्या क्या देखा कि पहले पी नॉट था माइन, और उसमें जो कम हुआ वो पी हुआ। तो जब हमने पी नॉट माइनस पी किया तो हमको क्या मिला, डेल्टा पी, ठीक है। और अपॉन पी नॉट क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू हमारा क्या मिला, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा ये फॉर्मूला जीटा 2 के इक्वल होता है। बट उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि
हमको यहाँ पर समझना था कि रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है क्या है, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे पूछे जाते हैं आपके केवल न्यूमेरिकल, तो थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देना है इसकी, बट आगे के जो 2 पॉइंट है उनकी थ्योरी ही पूछी जाती है, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। हम समझ रहे थे अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो जैसे कि हेडिंग दी गई है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हमको एलिवेट कराना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा कैसे, तो पहले ये समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसके एक फेज में वेपर बन रही होगी, जिसके एक फेज में वेपर बन रही होगी और उसके जस्ट 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 जैसे हम लोग लिमिट पढ़ते हैं ना, जस्ट नेबरहुड, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो सब्सटेंस वाटर होगा, ठीक है। वहां पे वो सब्सटेंस वाटर होगा और उसके नेक्स्ट एकदम वेपर बन रही होगी, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल एक बॉर्डर हो, ठीक है, स्टेट चेंजमेंट का, वो भी स्टेट चेंजमेंट कैसा हो, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जहां पर कोई चीज बॉइल हो रही हो, ठीक है। अब ये बॉइल होगा कैसे, जब हमारा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब अगर हमको मान लीजिए वाटर है, ठीक है, हमारे पास पानी है। अब पानी का हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको बढ़ाना है तो हमको मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुंचने में और टेम्परेचर को ले, ठीक है। जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा टेम्परेचर ले, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि हमको वीपी को घटाना पड़ेगा, हमको वीपी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, हमको वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर घटेगा कैसे, जब किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जब किसी डाइल्यूट जब किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक नॉन वोलाटाइल हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, जब हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वीपी होगा वो कम हो जाएगा। वीपी क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो गया, अपनी स्टेट में चेंजमेंट नहीं करेगा और ये सरफेस एरिया होगा इसको घटा देगा, जिसकी वजह से जो वीपी होगा वो कम हो जाएगा। अब जब वीपी हो गया है कम और हमको इसको है उबालना, तो हमको इसको देनी पड़ेगी एक्सटर्नल हीट, हमको इसको क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट। जब एक्सटर्नल हीट देंगे तो अब जब जो पानी 100 डिग्री पे जा रहा था वो मान लीजिए 110 डिग्री पे वेपर प्रेशर वाटर का पहुंचेगा अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। तब वो पानी क्या होगा, उबलना शुरू होगा। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट आपका लगभग आपका 10 डिग्री सेल्सियस एलिवेट कर गया, 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर गया, एलिवेट कर गया पहले से, ठीक है। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो 10 डिग्री सेल्सियस एलिवेट कर गया। अच्छा, सेम कहानी यहाँ पर भी है कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, सोल्यूशन से। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा किससे ज्यादा होगा, सोल्यूशन से। क्या ये बात सही है, पक्का, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, पक्का सही होगा। चलिए देखते हैं ग्राफ पर, आपने पढ़ रखा है, इसका जवाब दीजिएगा कि क्या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन से कम होता है। बाकी तो हम ग्राफ में देख ही रहे हैं कि अभी क्या होता है। तो अब हम आ रहे थे अपने ग्राफ पर, हम आ रहे थे अपने ग्राफ पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम निकलता है या फिर सोल्यूशन का, ठीक है। कोई रटने वाली बातचीत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे और याद रखेंगे ताकि बोर्ड में काम आ सके, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिए अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता, कम होता। किससे कम होता, सोल्यूशन से। किससे कम होता, सोल्यूशन से, ठीक है। तो अब जब हम किसी सॉल्वेंट को, मान लीजिए किसी सॉल्वेंट को सोल्यूशन बना रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो अपने आप ही एलिवेट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही एलिवेट करेगा। क्यों एलिवेट करेगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होगा वो डाउन जा रही होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा, वो डाउन जा रही होगी। तो मान लीजिए ये आपका सॉल्वेंट का पॉइंट था,
ये आपका सॉल्वेंट का पॉइंट था, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, ये आपका सोल्यूशन फर्स्ट है। तो सोल्यूशन फर्स्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा एक सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला और फिर उसके बाद वेपर प्रेशर और कम गई, फिर हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो जो नेक्स्ट जो सोल्यूशन की दूसरी कंडीशन आई है, हमने मान लिया जो दूसरा सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? पहले वाले सोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये टीबी नॉट था, ये टीबी वन था, ये टीबी टू था, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होगा? ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन होगी और ये इधर इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, फिर आगे इसके फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, हमने ग्राफ समझ लिया था। अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूले को। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जब हमने समझा तो हमको यहाँ पर पता चला कि एक टर्म होता है डेल्टा टीबी। अब ये डेल्टा टीबी होता क्या है? डेल्टा टीबी बताता है कि हमने कितना फर्क लाया। जैसे हमारा पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारा 110 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा था, तो यहाँ पर जो फर्क आया 10 डिग्री सेल्सियस का, दैट इज टीबी। पहले हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर रहा था, फिर ये 110 डिग्री सेल्सियस पे करा, तो इसका जो अंतर आया 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टीबी। तो टीबी ने हमको क्या बताया कि टीबी टू माइनस टीबी वन और TB1 माइनस TB नॉट, दैट इज डेल्टा TB। बट हमको ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, हमको समझना क्या है? हमको समझना है मेन इसके फॉर्मूले को, ठीक है। तो जब हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा तो वहां पर एक टर्म आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये मोलैलिटी पे क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रहा है? क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा। देखिए मोलैलिटी हमको क्या बताती है? मोलैलिटी हमको बताती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमको क्या कहती है कि टोटल टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। तो जो मोलैलिटी है ये बात करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाने पर मोलैलिटी बढ़ रही है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बढ़ने पर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया, हमने सोल्यूशन फर्स्ट को बनाया था, तो वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या कर रहा था? वो एलिवेट किया था। जब एलिवेट किया था तो हमको पता चला जो डेल्टा टीबी है ये बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ते हैं, तब डेल्टा टीबी में क्या होता है? डेल्टा टीबी में इंक्रीज आता है, ठीक है। तो हमने ये देखा इसके प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है साफ साफ सीधा सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने ये समझा तो फिर यहाँ पर जो डेल्टा टीबी था, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर आया क्या? आया यहाँ पर आया के बी। यहाँ पर क्या आया? के बी एंड मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है, ठीक है। तो जब हमने m को इस फॉर्मूले के हिसाब से ओपन किया तो क्या बना जाके? दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अगर हम इसको मान लें W अपॉन कैपिटल M है और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W कैपिटल M अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, वहां पर हमेशा जो मास होंगे, चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, हमेशा होंगे ग्राम में ही, किलोग्राम में यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जब हमने इसको थोड़ा अच्छे से लिखा तो ये बना डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ओके, एंड स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में कैपिटल W, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखना है, याद करना है और इस पे न्यूमेरिकल भी करने हैं। बाकी तो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे ही। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं।
और हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्या? हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिप्रेशन। किसका डिप्रेशन? और बगल वाली रिया का। तो हम किस पे बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं डिप्रेशन पे। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेस्ड। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था? एलिवेट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस्ड होगा? फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस्ड होगा, ये देखते हैं हम। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिप्रेस्ड हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई इसको? ठीक है, देखते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने कवर किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने सेकंड पॉइंट कवर किया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि हमारा थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने पहले के जो 2 पॉइंट थे वहां पर हमने किसकी बात करी? वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर नीचे जा रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो उबलने लगा। ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया। अब अब ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सोल्यूशन है, इसमें हमने फिर से वही अपना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला। हमने अपना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, तो फिर वही चीज कि जो वीपी होगी, जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर हो गया कम। भाई जब वेपर प्रेशर कम हो गया, उबलने में इनको हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बट जब वेपर प्रेशर कम हो गया, पार्टिकल बाहर जा नहीं पा रहे हैं, इवेपोरेट हो नहीं पा रहे हैं, तो उनको जमने में तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो वेपर प्रेशर है इसके बढ़ने पर, वेपर प्रेशर के बढ़ाए जाने पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, 1 मिनट, ओके, वेपर प्रेशर के बढ़ाए जाने पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वेपर प्रेशर के बढ़ाए जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज। बट जैसा कि हम अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि भैया वीपी जितना नीचे जाएगा, वीपी जितना नीचे जाएगा हमको उतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए वीपी गया नीचे, वीपी गया नीचे और सब्सटेंस कह रहा है सर हमको जमना है, हमको उबलना नहीं है। जो हमको आपको उबलना नहीं है तो हम भी कह देंगे भाई ठीक है, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा नीचे। कैसे नीचे गया? अब मानिए जैसे ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन था, यहाँ वीपी नीचे है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्योंकि हमने डाला था। नॉन वोलेटाइल मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी था, वो फ्रीज हो रहा था। वो क्या हो रहा था? वो मस्त अपना फ्रीज हो रहा था। अब जब उसने देखा कि वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, जब वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जब वेपर प्रेशर हुआ लोअर, इवेपोरेट यहाँ से ये कर नहीं पाएंगे, पार्टिकल इवेपोरेट कर नहीं पाएंगे, तो इसको जमने में क्या होगा? जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया। अब ये जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, तो कब जमे जाके? लगभग -4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लगभग -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये जमेगा जाके। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ स्मॉल प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब यहाँ पे सर वहां पे तो आपने कह दिया डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि आराम से वो हो गया। ठीक है, वो हो गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा टी एफ क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। और मोलैरिटी में क्या, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो तो बढ़ रहे हैं ना। अरे बेटा कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल होंगे धीमे धीमे क्या होंगे? धीमे धीमे कम होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे, वहां सरफेस एरिया जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, यहाँ पर ये कम होते जाएंगे। ठीक है, जिस वजह से जो डेल्टा टी एफ होगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी, सेम डेरिवेशन, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एंड अगर स्मॉल एम को ओपन करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू एंड नीचे कैपिटल एम डॉट
कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा के एफ 1000 एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसके ग्राफ को कि ग्राफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ लगभग बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है, बस उससे थोड़ा सा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा दिस, ये किसका पॉइंट हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन का, इसको हम सॉल्यूशन फर्स्ट बोल देते हैं, और ये वाला पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन सेकंड का। ठीक है, ये पॉइंट किसका हो गया, सॉल्यूशन सेकंड का। तो ये अगर हमारा टी एफ नॉट एंड दैट इज टी एफ वन एंड दैट इज टी एफ टू। ठीक है, ये जो हमारा टी एफ होगा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिप्रेस होता जाएगा। क्यों डिप्रेस, क्योंकि जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो चलिए, हमारी 3 टॉपिक कवर हो गए, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम अपने चलते हैं चौथे टॉपिक पे, जो है क्या है, जो है ऑस्मोटिक, जो है क्या, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। तो ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लेते हैं फिगर से कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर एक कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और ये है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए क्या काम करती है, ये काम करती है पार्टिकल्स को छानने का, एक तरीके से पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने का। ठीक है, तो जब हमने बोला कि ये साइड ऑफ सॉल्वेंट है, ये साइड ऑफ सॉल्वेंट है, और ये साइड ऑफ सॉल्यूशन है, ये साइड ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे लगी है सेमी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो इसको क्रॉस करते हुए धीरे 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 सॉल्यूशन की तरफ आने लगेंगे। किसकी तरफ आने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे आने लगेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ धीमे धीमे आए, जब आए तो ये बीकर हो गया फुल। जब ये बीकर हो गया फुल, तो यहाँ का जो कॉर्क था इसने लगाया प्रेशर, इसने लगाया प्रेशर, क्योंकि इससे ज्यादा अगर ये आता तो ये बीकर फट जाता। यहाँ पे हो गए कम, ठीक है, यहाँ पे गए बढ़, यहाँ पे लगा ऊपर से प्रेशर, और ये जो प्रेशर अप्लाइड हुआ, ये जो प्रेशर अप्लाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमको इससे क्या समझ में आया, एक प्रोसेस थी जो चल रही थी, और ये प्रेशर ने इस प्रोसेस को रोकने का काम किया। अब ये प्रोसेस जो चल रही थी ये थी कौन सी, ये प्रोसेस थी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होती क्या है कि जब पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और उस फोर्स, वो जो फोर्स
जो इस प्रोसेस को रोक रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं पाई से जो कि इक्वल होता है CRT के, ठीक है, दैट इज कैपिटल सी। इस सी का मतलब होता है मोलैरिटी, ठीक है, और ये आर आपका गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, ठीक है, टी इज टेम्परेचर। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे वो सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड की तरफ जाने लगेंगे, जो पार्टिकल होंगे वो सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की साइड जाने लगेंगे। फिर जो इसमें कॉर्क ऊपर लगा है वो प्रेशर अप्लाइड करेगा और प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा। तो फिर अब वहां से क्या हुआ, एक रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर आया और यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर था, ठीक है। तो सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है, बस प्रोसेस उल्टी हो जाती है उसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम अपने चौथे पॉइंट को कवर कर चुके हैं। तो अभी भी हमने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, वो है आपका वांट ऑफ फैक्टर। अभी उसको भी समझते हैं। तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से पूरी खत्म होती है, ठीक है। तो पहली हमने पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने दूसरी पढ़ी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमने तीसरी पढ़ी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हमने चौथी पढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है खत्म। अब हम बढ़ेंगे आपके एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है आपका वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल क्यों बोला जाता है, क्यों, जबकि यहां पर केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही बोला गया था। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे अपने एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी जो हमारी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमारी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारी थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, बस वो नॉर्मल थी और अब यहाँ पर आके वही प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल हो जाएंगी। देखिए अब एबनॉर्मल का मतलब, देखिए वहां पर जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, एक कंसंट्रेशन फिक्स थी वहां पर, ठीक है। जब हम एबनॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल ही होगा, बट हम उसको एक तरीके से ले लेते हैं कि वो आयनिक है, ठीक है। अब आयंस क्या है कि आयंस कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, या वो एसोसिएट और डिसोसिएट होते रहते हैं। उसकी वजह से आयंस जब भी किसी सोल्यूशन में जाएंगे तो कंसंट्रेशन में पड़ता है फर्क, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है, ठीक है, जिससे एबनॉर्मेलिटी आती है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। इसी के रेशियो को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं दो टर्म के ऊपर। एक है एक है आपका डिसोसिएशन डिसोसिएशन ठीक है, एक आपका है डिसोसिएशन, एक है आपका एसोसिएशन एक है आपका एसोसिएशन, ठीक है। दो टर्म पे डिपेंड करती हैं, एक है डिसोसिएशन, एक है एसोसिएशन। जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने टर्म डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में मैंने जैसे बताया कि जो पार्टिकल्स होंगे वो, या हो सकता है एक आप मान लीजिए मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, कुछ आयंस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इससे कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो मान लीजिए एन अल्फा है, ठीक है। एंड आफ्टर जब वो डिसोसिएट हो गया, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन जो, या मान ली नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हुए वो लगभग 1 - अल्फा हुए, तो हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे, वो बचे 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर हम अल्फा को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा n - 1, ठीक है, 1 + अल्फा n - 1, ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1 + अल्फा एंड n - 1, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एसोसिएशन की, ठीक है। तो एसोसिएशन में क्या हुआ, ठीक है, दूसरा हमारा टर्म है दैट इज एसोसिएशन,
तो एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, एसोसिएशन के अंदर होगा कि खूब सारे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल की नंबर ऑफ जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। तो मतलब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर हुआ ये कि हमारे पास कुछ एन अल्फा पार्टिकल थे जिसने मिलके कुछ एक ए बनाया, दैट इज दिस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एन अपॉन में एन आ जाएगा। ठीक है, और ये बना कैसे होगा, ये दैट इज दिस। वन था उससे अल्फा गया, वहां पे अल्फा एन से डिवाइड हुआ एंड एक पूरा मॉलिक्यूल बनाया, एक कंबाइन करके पूरा मॉलिक्यूल बनाया। जब बनाया तो यहाँ पर जो टोटल जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बचे आफ्टर एसोसिएशन वो कितने बचे, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो अगर हम यहाँ पर भी अल्फा को कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा वन प्लस अल्फा वन अपॉन एन माइनस वन, दैट इज वन प्लस अल्फा वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। ठीक है, तो हमने बात करी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन में क्या होगा कि पार्टिकल टूटेगा, आयंस में डिवाइड होगा, कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा। एसोसिएशन में क्या होगा कि खूब सारे पार्टिकल होंगे, वो जुड़ के एक नया पार्टिकल बनाएंगे, नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगा। तो दोनों में एबनॉर्मेलिटी आ रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको एक टर्म मिला कि अगर यहाँ पर हम बात कर रहे होते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में किसके जाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी में किसके जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, सॉल्यूट पार्टिकल्स के। बट हम यहाँ पर बात कर किसकी रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल एबनॉर्मल कॉलिगेटिव एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल तो अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के होगा, बट कब होगा, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो इतना याद रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं अपने वांट ऑफ फैक्टर को, जो यहाँ पर मेन है कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की बात फंसी तो साइंटिस्ट ने मिलकर एक फैक्टर बनाया, एक रेशियो बनाया, जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, इसको हम बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आई को हम क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ये आई बताता क्या है, ये बताता है रेशियो, किसका बताता है, एबनॉर्मेलिटी का नॉर्मेलिटी से। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी का नॉर्मेलिटी से। तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमको यहाँ समझ में आया कि डेल्टा आई डेल्टा टी बी अपॉन, अच्छा कुछ और समझ लेते हैं, जैसे डेल्टा टी बी इज, इसको हम लिख लेते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, एंड डेल्टा टी बी अपॉन नॉर्मल। ठीक है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हैं। ठीक है, इसको हम लिख लें डेल्टा टी एफ एबनॉर्मल, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी एफ नॉर्मल। ठीक है, तो जब हमने इसको ब्रीफ में समझा कि जो आई है ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है नॉर्मल प्रॉपर्टी एंड रेशियो ऑफ नॉर्मल प्रॉपर्टी, तो हमने डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ सबको हमने चेक कर लिया पॉइंट ऑफ फैक्टर पर। ठीक है, जब हमने इसको समझा तो हमने लास्टली एक चीज पाया, जब इतना ये रेशियो बता रहा है तो फिर ये रेशियो बता सकता है, किसका बता सकता है, नंबर ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी बता सकता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कब, जब कंडीशन एबनॉर्मल होंगी, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कब, जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी। ठीक है, कब, जब कंडीशन नॉर्मल होंगी। तो यहाँ पे क्या बता सकता है, यहाँ पे ये बता सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एट एबनॉर्मल स्टेज एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एज नॉर्मल स्टेज। तो वन टू फैक्टर क्या है, ये रेशियो है किसका, एबनॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी का। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये डिसोसिएशन एसोसिएशन में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब जैसा कि हमने अभी आई को समझा कि ये बता रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल स्टेज, तो हमने अभी जैसा पीछे लिखा था डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन में क्या बचा था, डिसोसिएशन में बचा था कि 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, ये क्या था, ये एबनॉर्मल स्टेज पर, ये आफ्टर डिसोसिएशन था। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर ये है 1 जो हमने इनिशियल पे लिया था नंबर ऑफ पार्टिकल जब वो नॉर्मल था। ठीक है, तो अब अगर इसको हम देखें तो दैट इज I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो अगर हम यहाँ अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा आएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा क्या आएगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा यहाँ पे है क्या, यहाँ पर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर जो अल्फा है ये है क्या, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अच्छा सेम चीज अगर हम देखें आई की डिग्री ऑफ एसोसिएशन में, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे डिफाइन करेगा ये। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पर होगा 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस n अपॉन में 1। ठीक है, अपॉन में 1, एंड सेम चीज जब हमने इसका अल्फा निकाला तो ये क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1, एंड दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो अल्फा आया ये क्या आया, ये आया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये क्या आया, ये आया आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये क्या था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो आज आपके सोल्यूशन की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आज आपके सोल्यूशन के जितनी भी थ्योरी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने शुरुआत करी थी सोल्यूशन की डिफिनेशन से, हमने खत्म किया है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो आप सारे वीडियोस को एक बार रिकैप करिए, देखिए, उसके नोट्स बनाइए, याद करिए, एंड हम अगले जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है, उसमें हम आपको 25 टू 30 25 टू 30 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। ठीक है, 25 टू 30 न्यूमेरिकल करवाएंगे, और इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स में नहीं जाएगा। वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, इन 25 टू 30 न्यूमेरिकल के बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, तो देखते रहिए एंड लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।